Hello everyone, how are you? Today we will discuss thermodynamics, the next unit of chemistry 11th class. So first of all, what do you mean by thermodynamics? The meaning of thermodynamics, thermo means heat or energy. Dynamics means motion or flow. So we can say that the thermodynamics deals with the flow of heat and energy. Thermodynamics deals with the flow of the motion of heat and energy and their interconversion. हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फ्लो की बात कर रहे हैं और इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में चाहिए, जिनको समझना बहुत ही कंपलसरी है. ठीक, तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग. किसकी बात करेंगे हम? सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे बात? सराउंडिंग. देखिए हम लोग कहां पर खड़े हैं? यूनिवर्स में खड़े हैं, ब्रह्मांड में खड़े हैं. और इस ब्रह्मांड का अगर मैं स्मॉलेस्ट पोर्शन एक कंसीडर करूं और मैं उसको स्टडी करूं तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिस्टम कहलाएगा. यानी कि सपोज आपका ये यूनिवर्स है, और अगर मैं एक स्मॉलेस्ट पोर्शन की बात करूं, इस पर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई? सिस्टम कहलाएगा. ठीक, सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, द पार्ट्स बिसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ओके, सिस्टम की बात करें, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स taken for study or under observation is called system.
तो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक, अब यहां पर बात आती है सराउंडिंग की। द पार्ट्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system is called surrounding। समझ में आती बात? तो जो सराउंडिंग है आपका, वो क्या है, आपका जो सिस्टम्स के अलावा जो पार्ट आपका बच गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। और जिसको हमने, जिसकी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो कह सकते हैं कि जो आपका जो यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना है। तो यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है जी, आप इन टर्म्स को अच्छे से नोट करेंगे। दूसरी चीज आती है बाउंड्री। क्या होती है बाउंड्री भाई? ठीक, यानी कि जो सिस्टम को और सराउंडिंग को, दोनों को सेपरेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। सपोज ये हमारा एक गिलास है, ठीक है, गिलास है, और गिलास के अंदर जो वाटर है वो क्या आपका सिस्टम है, और ये उसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। ठीक है, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, the surface separating system and surrounding is called बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग भी हो सकती है, या फिर नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका था बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। चलिए नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम। Types of
ठीक है, सिस्टम के कितने टाइप आपके पास, सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे कि आपने कप लिया, कप के अंदर क्या है, चाय है, टी है, कैसा सिस्टम है जी आपका, ओपन सिस्टम, ठीक है। मैटर एंड एनर्जी both exchanged with surrounding, यानी कि सराउंडिंग से जो मैटर है और जो एनर्जी है दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई मैटर की बात करें तो वेपर क्या हो रही है आपकी, वेपर के साथ वेपर में क्या एनर्जी है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, सराउंडिंग से क्या हो रहे हैं, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। और कब तक होंगे, जब तक कि टेम्परेचर क्या हो जाए आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी, ठीक। सेकंड हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम only energy exchanged with surrounding, only energy exchanged with is called क्लोज सिस्टम, ठीक। भाई एक आपने बॉटल ली, प्लास्टिक बॉटल ली, एग्जांपल देखिए प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल के अंदर यहां से आपने इसको बंद कर दिया और इस प्लास्टिक बॉटल के अंदर आपने क्या भरा हुआ है, हॉट वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या होगा भाई, बोतल का जो टेम्परेचर, मान लिया इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका, मान लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वाटर का लेवल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ओनली क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम आपके क्या कहलाएंगे, क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैटर के एक्सचेंज की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम एनर्जी के एक्सचेंज की बात करें तो वो आपकी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सिस्टम कहलाएगा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग। और कब तक होगा ऐसा, जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर ना हो जाए, तब तक क्या होगा, बॉटल से जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक। अब दूसरा था हमारा आइसोलेटेड। थर्ड वन आइसोलेटेड।
no exchange of matter and energy with surrounding. ठीक है, अगर आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, किसका, मैटर का और एनर्जी का, दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, थर्मल फ्लास्क। ठीक है, तो थर्मल फ्लास्क में क्या होता है कि जो उसके चारों तरफ एक वॉल होती है, और वो कैसी वॉल होती है, इंसुलेटिंग वॉल होती है, नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है। मान लिया कि इसके अंदर टी है, ठीक, और ये वॉल कैसी है आपकी, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी और मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा कहाँ, सराउंडिंग में। तो ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा। भाई क्या आपका कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आपका परफेक्टली आइसोलेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम क्या आपका आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। एक ना एक टाइम बाद तो ठंडा होगा ना उसमें, नॉट लिख लीजिए, एनी आइसोलेटेड system is not perfectly isolated। अब मान लेते हैं कि आप एक मिल्टन की बोतल में पानी रख देते हैं और उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वो ठंडा नहीं होगा? कहने को तो मिल्टन की बोतल क्या आपका फ्लास्क है, थर्मल फ्लास्क है, उसमें वाटर का टेम्परेचर कुछ टाइम तक क्या होता है, मेंटेन रहता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लिख देते हैं, यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो कि स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट कौन सी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, डिपेंड्स ऑन स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक, स्टेट फंक्शन को हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्जांपल,
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो ये सब क्या है भाई, आपके स्टेट फंक्शंस हैं, और ये इनिशियल किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पाथ फंक्शन। दूसरा होता है हमारा पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की बात करें, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ is called path function. स्मॉल लेटर्स में शो करेंगे इसको, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जैसे कि W वर्क, जैसे कि हीट, ठीक है। तो ये आपके वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट के आपके पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए, ठीक है। चलिए, अब मान लिया कि इस तरह से ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो A से B जाने पर, यहां से हम इस तरह से जा रहे हैं, यहां से हमने इस पाथ को क्या किया, कवर किया, और पॉइंट B तक हम जा रहे हैं। तो ये जो आपका है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और जो ये आपका क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन। तो A से B तक जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की है वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। और ये पॉइंट आपका इनिशियल है, इनिशियल, और ये पॉइंट आपका क्या है, फाइनल है। इस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पर। अब क्या हो सकता है कि A से B जाने के, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे क्या हो, रास्ते हो। तो ये वाला जो कर्व दिख रहा है आपको, इस तरह से जो हम होके जा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन कहलाएगा, और ये आपका क्या होगा, स्टेट फंक्शन। ओके, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ से आ जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ से जा, तो ये भी क्या हो गया आपका पाथ फंक्शन। भाई जाना तो आपको बी पर है, ठीक है। तो मान लिया कि मैं यहाँ रूम के अंदर खड़ा हूँ और मेरे को, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे को बाहर गेट पर जाना है। तो हो सकता है कि मेन रास्ते से भी जा सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं जो है किसी और दूसरे रास्ते भी से भी जा सकता हूँ। तो ए से जो बी की डिस्टेंस है, ए से जो बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। इनिशियल स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है। वो आपका डिस्प्लेसमेंट है और स्टेट फंक्शन है, और जो कितने रास्तों से मैं होके जा रहा हूँ वो क्या आपका पाथ फंक्शन है, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम।
प्रॉपर्टी की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे एक्सटेंसिव। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो कंडीशन पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। मान लिया कि आपके पास 1 मीटर है, 1 मीटर कोई चीज है, सॉरी आपके पास मास है और कितना है 5 kg। ठीक, आपने एक कंडीशन लगाई कि इनको क्या किया आपने 1 kg में डिवाइड कर दिया। वन kg 1 kg ठीक है, 1 kg में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या कंडीशन लगाई कि उनको 1 kg में 5 जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या इनके अमाउंट पर इफेक्ट पड़ा? कोई वहां क्या था आपका 5 kg था, यहाँ कितना हो गया 1 kg था। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि मोल्स की बात करें, एग्जाम्पल क्या आपका मोल्स। मान लिया कि आपका 18 ग्राम H2 है, 18 ग्राम H2 में आपके मोल कितने हैं, 18/18, तो कितने आ गए, 1 मोल आ गए। अब आपने एक कंडीशन लगाई यहाँ पर कि 9 ग्राम H2 कर दिया, 18 की जगह आपने कितना, 18 ग्राम की जगह आपने कितना ग्राम H2 कर दिया, 9 ग्राम H2 कर दिया। तो क्या इसके मोल पर इफेक्ट पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। 9 ग्राम अपॉन 18 तो कितने आ गए आपके, हाफ मोल आ गए ना भाई, हाफ मोल आ गए। तो ये क्या हुआ कि प्रॉपर्टी पर इफेक्ट आ रहा है। तो आपने जैसे ही कंडीशन लगाई 18 ग्राम के बाद आपने क्या कर दिया, उसको 9 ग्राम कर दिया। तो 9 ग्राम लेने से क्या उसके मोल पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो मोल पर इफेक्ट पड़ रहा है बिल्कुल। यहाँ 1 मोल था, यहाँ कितना मोल हो गया आपका, 0.5 मोल हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और भी एग्जांपल्स हैं जो अभी हम देखते हैं। जैसे कि आपका मास हो गया, जैसे कि आपका वॉल्यूम हो गया, जैसे कि आपका मोल्स हो गया, जैसे कि आपका एनर्जी हो गई, जैसे कि आपका एंथैल्पी हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, गिव्स एनर्जी, जैसे कि आपका एंट्रोपी हो गया। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके, हाँ, कंडीशन लगाने पर इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। तो जैसे बताया था कि स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है,
एनर्जी इनिशियल स्टेट पर फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। दूसरा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव के बारे में हम बात करें, इंटेंसिव इंटेंसिव अब यहाँ ना तो अमाउंट पर डिपेंड करेंगे और ना ही कंडीशन लगाने पर डिपेंड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे होगा। डू नॉट चेंज by applying condition। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक गिलास में वाटर है और उसमें कुछ क्या शुगर है, और यानी कि शुगर और वाटर। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन को बात करें, कंसंट्रेशन यानी कि 1 मोल 1 एम है। कितनी कंसंट्रेशन है? 1 एम है। अब आपने क्या किया भाई, पानी मिला, पानी में शुगर डालने के बाद क्या हो जाएगा? पानी मीठा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं ज्यादा मीठा है कहीं कम मीठा है। तो आपने क्या किया, एक कंडीशन लगाई। एक कंडीशन लगाने पर इसको आपने छोटे छोटे गिलासों में डाल दिया। थ्री गिलास बना लिया आपने यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा कि आप इसे चेक करके देखिए, क्या ये वाला हो सकता है कि कम मीठा हो जाए, ये वाला ज्यादा मीठा हो, और ये वाला और कम मीठा हो या ज्यादा मीठा हो। तो ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसका मतलब यह है कि जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू तीनों गिलास में क्या है आपकी इक्वल है। तो तीनों जो गिलास है उनका जो पानी होगा उसमें क्या होगी? इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होगी, यानी कि मिठास क्या रहेगी? पानी में बराबर रहेगी। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंडीशन लगाने पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अब डेंसिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी मान लिया कि इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा डेंसिटी पर इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर मोलर मास, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट
क्या हो सकता है, पीएच वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है ये सब कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जिनका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट से कोई भी लेना देना, अमाउंट चाहे बढ़ा दें चाहे कम कर दें तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट है इसमें, अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और उनका जो रेशियो है, एक्सटेंसिव, नोट कर लेना बात, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव properties always intensive। जैसे कि मास एक्सटेंसिव है, जैसे कि वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इनका अगर हम रेशियो कर दें तो बराबर क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव। ठीक है, समझ में आती बात। चलिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोथर्मल। प्रोसेस, देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है। इनिशियल स्टेट टेम्परेचर ऑफ इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, यानी कि T बराबर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। T क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे वो कंप्लीट चेंज हो डेल्टा T, चाहे वो dt। डेल्टा लार्ज के लिए और लार्ज चेंज के लिए और स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, ध्यान देना, तो जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। भाई आप पढ़ते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज्ड नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम बात करें, अगर कोई लिक्विड है, H2O लिक्विड है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा कि H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है, वाटर की जो लिक्विड फॉर्म में एनर्जी है, वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। वो क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। तो डेल्टा H बराबर क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अगर यही वाटर सॉलिड फॉर्म में है और किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड वाटर है, जो आइस है, वो इन्वायरमेंट से, या तो इन्वायरमेंट से एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है कि एनर्जी को किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शन कहलाएंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगी। कैसी रिएक्शन कराएंगे, एंडोथर्मिक। और यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपको याद रखना है एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H इक्वल्स टू निगेटिव, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। ठीक है, एंडोथर्मिक में बाहर से टेम्परेचर दिया, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है। तो ठीक, आगे बात करेंगे आइसोबैरिक। नंबर 2, आइसोबैरिक प्रोसेस। P बराबर कांस्टेंट, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। यानी कि एक गैस है और बी गैस में, छोड़िए कोई, एक गैस है और गैस का इनिशियल प्रेशर, मान लिया गैस को आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और गैस का इनिशियल प्रेशर और गैस का फाइनल प्रेशर अगर दोनों सेम होता है, तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, थर्ड है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। चेंज इन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। V बराबर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, और dV या डेल्टा V बराबर किसके होगा, 0 के होगा, जब आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे डेल्टा V, भाई ये क्या आपका चेंज है। मान लिया कोई गैस है, ये इनिशियल है और ये आपकी फाइनल है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 1 atm है, और यहाँ पर भी प्रेशर कितना होता है आपका, 1 atm होता है। तो डेल्टा पी क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया ना, P2 माइनस P1, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो डेल्टा पी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ऐसी क्या होगा आपका डेल्टा पी होगा, यहाँ V1 बराबर मान लो कि 1 लीटर है, और यहाँ V2 बराबर भी कितना है, 1 लीटर है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी 1 लीटर माइनस 1 लीटर बराबर 0। डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब तो आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। और एक होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक ठीक, इन आइसोलेटेड सिस्टम,
no change of heat, no exchange of heat, यानी कि बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी और अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, तो Q क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, और dQ बराबर कितना हो जाएगा, 0। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, अभी मान लिया कि आप ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, यानी पॉइंट ए से आप कहाँ जा रहे हो, बी जा रहे हो, पॉइंट बी से आप कहाँ आ रहे हो, ए आ रहे हो, तो इसमें क्या हो गया आपका वर्क डन W क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नोट कीजिए, आगे करते हैं बात। और नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्मॉल चेंज, बहुत ही क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है और लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। स्मॉल स्टेप्स में होता है और बहुत सारे क्या हो जाते हैं उसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में, होता है। ठीक है, और ईच स्टेप क्या होता है इसका, स्मॉल होता है। अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो ये एक ही बार में क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। वन लार्ज स्टेप टेक्स प्लेस, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय ए स्मॉल चेंज। तो इसमें स्मॉल चेंज नहीं होता है, ठीक है, रिवर्स नहीं होती है, और ये वाली क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स होती है। तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं नेचर में। और जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है एक इमेजिनरी प्रोसेस है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर देखा। और हाँ भाई, आप लोग एक बार और सुन लें कि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की नोटिफिकेशन मिल सके। जो नई वीडियो है उसके अपलोड का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अगर कोई आपको बात करनी है, अगर कोई आपको कुछ कंप्लेंट या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैनल पे मेरा नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। तो वीडियो को और देखने के लिए और थोड़ा अच्छे समझने के लिए बाद में उसको पॉज कर करके देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।